हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया था। अब हम करने वाले हैं सेक्शन बी जिसमें 21 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो इसको 21 में क्या दे रखा है। अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्री, 88 बनाना ट्री, 110 मैंगोस ट्री इन इक्वल रो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्री, और also wants to make distinct roots of the tree, only one type of tree in one row। मतलब कहने मतलब ये है कि मान लो अगर एक रो है, ये एक रो ये है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर यहाँ पे मान लो मैंगो की ट्री है, यहाँ पे मान लो मैंगो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंगो के साथ बनाना आ जाए या एप्पल आ जाए, क्योंकि ये चाहता है कि ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द ट्री, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन वन रो। अगर मान लो ये रो है हमारी, तो अगर इसमें मैंगो है तो इसमें मैंगो रहे, ठीक है, और अगर इसमें बनाना है तो बनाना रहे, इसमें अगर एप्पल है तो एप्पल रहे। मतलब इस तरीके से होना चाहिए। और फिर बाद में पूछ रहा है कितने मिनिमम नंबर ऑफ रो रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, यहां पे एक चीज पता लग रही है कि फॉरेस्टर जो है वो 66 एप्पल ट्री, 88 बनाना ट्री, 110 मैंगो ट्री इन इक्वल रो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्री। इक्वल रो में यहां बता दिया कि नंबर ऑफ ट्रीज की बात हो रही है, यानी कि ये मतलब है कि मान लो इस रो में अगर 5 मैंगो हैं तो इस वाले रो में भी 5 मैंगो होंगे या फिर 5 बनाना होंगे। मतलब ये सेम रहना चाहिए, मतलब ये जो ट्री है ना वो हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है, सब में। इसका ये मतलब हुआ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्री। तो जब भी कोई चीज इक्वल की बात करेगा, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एचसीएफ लेना होता है। क्या लेना होता है? एचसीएफ। एक कॉमन सेंस लगाया करो कि कई बार डाउट आता है ना कि एचसीएफ लेना है या फिर एलसीएम लेना है। ऐसे सोचा करो, एलसीएम अगर आप 3 नंबर का लोगे तो कुछ बड़ा नंबर मिलेगा, और एचसीएफ जब 3 नंबर का लोगे तो छोटा नंबर मिलेगा। अब आप बताओ, अगर आपको इन ट्री को अरेंज करना है तो बड़ा नंबर होगा एक रो में, या फिर हर रो में इन तीनों से कोई छोटा नंबर होगा जो सब में लाई करेगा, जैसे 5 5 5 10 10 10 जो भी है, जो भी एचसीएफ आएगा। तो आप ये समझ लिया करो क्वेश्चन में कि इसमें छोटा नंबर आना चाहिए या बड़ा नंबर आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी ट्री दे रखे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई बोल रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ ट्री होने चाहिए हर रो में, तो इक्वल ट्री तो तभी आ पाएंगे जब इनका कॉमन कुछ होगा। कॉमन मतलब एचसीएफ होगा, ठीक है। तो चलो यहां पे अब एचसीएफ निकालते हैं। किस किस का एचसीएफ निकाल लेते हैं? 66 का, 88 का, मतलब 66, 88 और 110 का, तीनों का एचसीएफ होता है, अकेले नंबर का नहीं होता है, ठीक है। तो 66, 88 और 110 का एचसीएफ निकालते हैं, कितना आएगा। चलो प्राइम फैक्टर करते हैं। 66 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा 33 आएगा, 3 से 11 ये आ जाएगा। 88 का क्या होगा? 2 से जाएगा तो 44, फिर 2 से जाएगा 22, फिर 2 × 11 यही आएगा। फिर कितना है? 110 है, 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा 10 होगा, फिर 11 यही तो हो जाएगा। तो फाइनली आ गया। तो ये हमारा है 2 का क्यूब × 11, और ये तो इतना ही है। तो एचसीएफ कितना है? एक तो 2 सब में कॉमन है और 11 सब में कॉमन है, तो क्या 22 आ जाएगा। तो एचसीएफ आ गया 22। अब आपसे तो नंबर ऑफ यहाँ पे रो पूछा है, तो पहले टोटल ट्री काउंट कर लो कितने हैं। टोटल ट्री कितने हैं उसी के हिसाब से रो पता लग जाएगी। टोटल ट्री हमारे पास है 66 प्लस 88 प्लस 110, तो कितने हो गए? इनको ऐड करो, 66 प्लस 88 प्लस 110, तो 110 में 88 और 66 ऐड कर दो, 14, 1 कैरी गया, तो ये हो गया तुम्हारा कितना? 10, 16, ठीक है, और ये 264, तो ये आ गया 264 टोटल ट्री। तो आपको बोला था मिनिमम नंबर ऑफ रो, मिनिमम नंबर ऑफ रो हमारे पास कितने हो जाएंगे? टोटल ट्री 264 है, और हर एक रो में ये 22 ट्री हैं, तो 22 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1 टाइम जाएगा तो फिर ये 4 आएगा, तो ये 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो इतनी रो आपको रिक्वायर्ड होंगी इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, एचसीएफ लेते जब भी सेम नंबर ऑफ कॉलम या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बोला जाए तो समझ जाना एचसीएफ की बात हो रही है। अब यहां पे देखो 22 क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस
फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस दिस। ठीक है, देखो अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है फॉर्मेशन का, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो होता है, सम ऑफ जीरोस इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपके लिए जो आपको फॉर्म करना है इक्वेशन, उसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा, आपके लिए जीरोस क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो अगर आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे इन जीरोस की हेल्प से, यानी आपको निकालना होगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। और एक आपको फाइंड आउट करना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना है 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई करना होगा 2 बीटा प्लस 1 में। बात समझ रहे हो, अगर किसी भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर फॉर्मेशन करना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है k टाइम्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसका, जो आपको नए जीरोस दे रखे वो ये हैं, तो इनका ही तो सम करोगे, और ये इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब बात है क्या हम अल्फा बीटा अलग से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए दे रखा है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा हैं, और जीरोस क्या होता है एक्स की वैल्यू। तो चेक कर लो क्या इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकते हैं, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए तो अल्फा बीटा में मिल जाएगा, क्योंकि एक्स की जो दो वैल्यूज होती हैं उनको ही अल्फा बीटा बोलते हैं। तो यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 2 होता है, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस 2, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 2 आएगा, 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 आ जाएगा, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, एक ब्रैकेट में आया x माइनस 2, एक में आ गया x प्लस 1। तो आप इसको अगर जीरो करोगे तो x 2 आ जाएगा, और अगर आपने इसको जीरो करा तो x आपका माइनस 1 आ जाएगा। तो यही तुम्हारा अल्फा हो जाएगा, अल्फा 2 हो जाएगा, बीटा माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, हो सकता है आपने इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में, तो अल्फा आपका फिर माइनस 1 लिखेंगे, बीटा 2 लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा अल्टीमेट एक्स की वैल्यू होती है, वो इंटरचेंज आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अल्फा 2 लिया तो आप भी अल्फा 2 लो, ऐसा नहीं है। तो बस अब हमें चाहिए सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा ऑलरेडी पता लग चुका है, पुट कर दो बस इसमें। तो कितना आएगा देखो, 2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 2 है, प्लस का 1 प्लस 2 बीटा, बीटा कितना है माइनस 1 है, प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा देखो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस 1 कितना हो गया 6 माइनस 2, क्या ये 4 आ जाएगी वैल्यू, चेक करो क्या यहाँ पे ये 4 आ गया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू अल्फा 2 है प्लस 1, 2 इंटू बीटा माइनस 1 है प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5 ब्रैकेट, ये माइनस का 2 प्लस का 1 यानी माइनस का 1, तो क्या ये माइनस 5 आ जाएगा। बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा 4 आया है तो 4x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 5 आया है, तो नेक्स्ट स्टेप में आंसर हो गया k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आ गया, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, ठीक है, इसको नोट कर लें। अब इसमें एक और पार्ट है, और करके दे रखा है कि अल्फा बीटा जीरो से इसके, और आपको एक रिलेशन दे रखा है, k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आपको k फाइंड आउट करना है। तो एक तो आपके पास जो ये क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का k, तो अगर अल्फा बीटा इसके जीरो से तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, क्या वो माइनस का b अपॉन ए होता है, यानी माइनस का b क्या होता है x का कोफिशिएंट यानी 5, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 2, यानी माइनस 5 अपॉन 2, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, c कितना होता है कांस्टेंट टर्म k, और यहाँ पे a हमारा है 2, तो k बाई 2 और ये माइनस 5 बाई 2। अब आपके पास एक कंडीशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 21 अपॉन 4, यहां से आपको k पता करना है। देखो अल्फा बीटा की वैल्यू तो पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको नहीं पता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, मैं बता दूं
किसी किसी को फॉर्मूला पता होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये लगा दो और सॉल्व कर दो, ठीक है। अगर इन केस आप ये फॉर्मूला भूल जाओ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये होता है, तो ऐसे केस में आप क्या करो, जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा है ना माइनस का 5/2, इसी में स्क्वायर बोथ साइड कर लो, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। देखना, अगर मैं यहां पे स्क्वायर बोथ साइड कर दूं तो कितना आएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 25/4 आएगा। तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25, और ये 2 अल्फा जो है राइट साइड चला जाएगा, तो यानी माइनस का 2 अल्फा बीटा आएगा। बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 25 माइनस 2 अल्फा बीटा, तो बस इसको पुट कर दो यहाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह कितना, 25 माइनस, सॉरी 25/4, 25/4 है ना, तो 25/4 माइनस का 2 अल्फा बीटा यहां पुट कर दो, इसकी वैल्यू ये जो आई है, और प्लस का अल्फा बीटा पहले से है, इक्वल टू 21/4। तो 25/4 माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा, क्या ही हो जाएगा ये, माइनस का अल्फा बीटा 21/4, तो माइनस का अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, इस 25/4 को यहां माइनस कर लो, तो कितना आएगा, देखो माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू, ये तुम्हारा आएगा माइनस का 4/4, क्योंकि 21 में माइनस 25 होगा, माइनस 4 आएगा, तो माइनस का 1, तो माइनस माइनस कट गया, तो अल्फा बीटा 1 आ गया। और अल्फा बीटा है कितना, k/2 है, तो k/2 इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसमें k निकालना था, समझ में आया? तो आपको बस याद रखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं आता है तो वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होता है, या फिर अगर भूल जाओ तो आप इसमें स्क्वायर कर लेना, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, पुट कर देना, ठीक है। तो नोट करें इसको। अब इसमें 23 में ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले पढ़ लो आप क्या क्या दे रखा है। बोला डीबी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है, और AC BC पे परपेंडिकुलर है, और ऐसे ही ये DE जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है, और आपको रेशियो निकालना है BE/DE, BE इधर है, DE इधर है, और AC इधर है, और BC इधर है, यानी कि छोटा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल अगर हमने सिमिलर कर लिया तो साइड के रेशियो आ जाएंगे। अब सिमिलर कैसे होगा, तो देखो एक एंगल तो साफ साफ दिख रहा है, ये 90 इधर है और इधर भी एक 90 दिख रहा है, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 तो हो गई होगा, तो एक 90 तो मिल गया, यानी एक एंगल तो इक्वल मिल गया हम लोगों को। अब एक एंगल और अगर इक्वल आ जाए तो हमारा काम हो जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस वाले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इस वाले एंगल को x मान लेंगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने, लेट एंगल ABC x है। तो अगर हमारा इस ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल x आ जाए, तो इस एंगल के इक्वल अगर इधर कहीं x आ गया, और ये तो 90-90 है ही, तो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो देखो कैसे आएगा, अगर ये एंगल x लिए तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे कि एंगल DBE कितना होगा, एंगल DBE कितना होगा, बताओ। वीडियो पॉज करो, सोचो, क्या वो 90 माइनस x नहीं हो जाएगा, खुद सोचो ना। DBC पूरा 90, ये पूरा 90 है और इधर x है, तो सीधी सी बात है 90 में x चला गया, ये 90 है, 90 में x चला गया, ये वाला पार्ट चला गया, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा भाई, सीधी सी बात है, मैं कहूँ 50 रुपए हैं, 20 रुपए चले गए, क्या मतलब हुआ इसका, माइनस ही तो होगा, 50 में से 20 माइनस कर दोगे, 50 में 20 माइनस कर दोगे, तो ये पूरा 90 डिग्री एंगल है, ये x है इधर वाला, तो मुझे अगर इधर वाला चाहिए तो ये क्या आएगा, 90 माइनस x ही तो आएगा, DBE। आई बात समझ में? अब आप लोग क्या करें, ट्राइंगल DEB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ट्राइंगल DEB में एंगल सम प्रॉपर्टी, तो कौन कौन सा एंगल आएगा, एक तो D वाला एंगल हो जाएगा, और ये 90 है, और ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 90 माइनस x है, इक्वल टू 180।
एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, यानी इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का मैंने सम ले लिया। एंगल डी ये हमारा 90 और ये वाला 90 माइनस एक्स, तो एंगल डी प्लस 90 प्लस 90 होता है 180 माइनस का एक्स इक्वल टू 180, 180 से 180 कट गया और ये माइनस एक्स राइट साइड में जाके क्या बन गया, प्लस एक्स। और यही तो मैं चाहिए था कि ये वाला एंगल देखो इसके इक्वल आ गया, यानी कि इधर एक्स था इस ट्राइंगल में और अब हमारा इधर आ गया एक्स। तो क्या इस ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में और छोटे वाले ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, एक ये एक्स और ये एक्स इक्वल और ये 90 90, ठीक है। तो अब दो ट्राइंगल सिमिलर लिखते हैं। कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, चलो एक ट्राइंगल मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। एक ट्राइंगल ये लिया ए सी बी एंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी बी, और एक ट्राइंगल ले लिया। अब थोड़ा ध्यान से लिखते हैं, सी एंगल यहां पे 90 है तो सी के करस्पॉन्डिंग तो ई आएगा भाई, सेकंड पोजीशन पे तो ई आना है, ठीक है। यहां पे जो बी वाला एंगल था यानी थर्ड पोजीशन वाला वो डी के इक्वल आया है, तो थर्ड पोजीशन पे तो डी आएगा। तो अब जो बच गया वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो क्या बचा, ई और डी हमने ऑलरेडी ले लिया तो यहां बी आएगा। बहुत ध्यान से करते हैं ये चीज, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी आप सिमिलर करो तो देख लो कौन सा किसके इक्वल है। जैसे मैं यहां पे नंबरिंग कर लेता हूं 1 2 3, अब मैं फिर से लिख के दिखाता हूं 1 2 3, ऐसी नंबरिंग कर लिया करो समझने के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है। तो अब देखो सी एंगल सेकंड पोजीशन पे, तो हम इधर सेकंड पोजीशन वाला लिखेंगे, तो सी एंगल 90, यहां कौन सा 90 ई, तो सी वाला सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे ई लिख देंगे, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे ई लिख देंगे। बी वाला एंगल इधर एक्स है और हमारा एक्स यहां पे डी है, तो थर्ड पोजीशन पे है बी, तो यहां आएगा डी, तो बच गया क्या, बी बचा, तो बी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो ऐसे लिख देते हैं। अब बता दो क्या कि एंगल ए बी सी जो है, ये 1 2 3 हटा दो, वो तो सिर्फ समझने के लिए हमारा है, जिनको समझ में थोड़ा नहीं आता है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी और यहां पे एंगल डी, ये हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि ए बी सी और ये डी वाला एंगल इक्वल है, हमने प्रूव कर लिया है। और एंगल सी जो है वो एंगल डी ई बी के इक्वल है, 90 डिग्री है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही पता है। तो दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो भाई डबल ए क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा बी ई डी से, हो जाएगा। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड के रेशियो आप ले सकते हैं, तो लेते हैं साइड के रेशियो। अब AC की करस्पॉन्डिंग यहां क्या है, BE, समझ रहे हो, AC की करस्पॉन्डिंग यहां पे क्या है, तो AC अपॉन BE लिख देंगे। और BC करस्पॉन्डिंग क्या है, BC करस्पॉन्डिंग यहां पे ED है, आया समझ में। तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन यहां पे आंसर थोड़ा रीअरेंज करना है, मतलब ये मैंने, हमारा तो इसके अकॉर्डिंग आया ना। देखो AC के करस्पॉन्डिंग क्या है, BE, तो हमने AC अपॉन B लिखा। BC करस्पॉन्डिंग क्या है, देखो DE, तो DE लिख दिया। अब आंसर है AC अपॉन BC, तो BC को नीचे लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये इधर भेज दो और BE को इधर भेज दो, तो अब क्या मैच कर गया आंसर कि AC अपॉन BC इक्वल टू BE अपॉन DE या फिर ED की बात है, समझ में आया। तो आपको साइड का अगर रेशियो कहीं आ रहा है तो दो ट्राइंगल को सिमिलर करने की कोशिश करनी है, तो इसको नोट करें। अब जैसे इसके बाद ये एक और है इसमें कि AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR के है, और ये कुछ प्रूफ करना है। मतलब क्या कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल PQR। AD मीडियन है। अब मीडियन क्या होता है, जो बेस को बाइसेक्ट कर दे, यानी कि ये D मिड पॉइंट है। ऐसे ही PM एक मीडियन है, तो ये भी बेस को बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और आपको बड़े ट्राइंगल यानी कि बड़ा ट्राइंगल ABC और बड़ा ट्राइंगल PQR ऑलरेडी सिमिलर दे रखा है,
और रेशियो जो लाना है वो ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम। इसका मतलब आपको ये छोटा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो फिर से कुछ वीडियो पॉज करो, समझो क्या है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में कि ट्राइंगल जो एबीसी है वो सिमिलर ट्राइंगल है पी क्यू आर के। अच्छा, कोई चीज सिमिलर होती है, कोई दो ट्राइंगल, तो उससे क्या पता होता है हमें, एक तो साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू होगा और बी सी अपॉन क्यू आर होगा और ए सी अपॉन पी आर होगा। यही तो होगा, तीनों साइड के रेशियो इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, है कि नहीं। यानी कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। तो ये सिमिलर गिवन देने का मतलब ये सब चीजें आपके पास हैं ऑलरेडी। अब टू प्रूफ तो आपको पता ही है, तो वो लिख दो। कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है इसमें, तो बस टू प्रूफ हमारे पास क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है इसमें। टू प्रूफ में है ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर ये छोटे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम साइड के रेशियो लिख लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम। अब आते हैं सिमिलर कैसे हो। तो देखो इसका और इसका रेशियो तो देखो ये गिवन है और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल भी है, ये भी ठीक है। तो अगर ये वाली साइड और आ जाए बी डी और ये क्यू एम, तो क्या हमारा काम हो जाएगा। देखो ये वाली साइड का रेशियो तो पहले से हमारे पास है ही, बस यहां पे जो BC अपॉन क्यू आर है, BC की जगह हमें BD मिल जाए और QR की जगह हमें QM मिल जाए, तो बस हमारा काम हो जाएगा। दो साइड हो जाएंगी और बीच का एंगल तो पहले से ही इक्वल हमें पता है क्योंकि सिमिलर दे रखा था, गिवन में कंडीशन में आता है। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, देखो जो हमें कंडीशन ये वाली गिवन है ना, इसका यूज करते हैं। हमें जो ए बी अपॉन पी क्यू और ये बी सी अपॉन जो क्यू आर दे रखा है, इसका यूज करते हैं। ये तो ठीक है, बी सी को चेंज करना है। क्या हम बी सी को चेंज कर सकते हैं, तो आंसर है यस, क्योंकि ए डी अगर मीडियन है तो डी हमारा मिड पॉइंट है और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये और ये लेंथ इक्वल है। इसका मतलब बी सी को हम ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकते हैं। सिमिलर पीएम अगर मीडियन है तो क्यूएम और एमआर इक्वल है, तो क्यूआर जो है नहीं, जो क्यूआर है वो ट्वाइस ऑफ क्यूएम होगा, ए बी अपॉन पी क्यू। अब ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमने ये ऐसे कैसे लिख लिया। तो लिख देना सिंस ए डी एंड पीएम आर मीडियंस, ठीक है, मीडियंस हैं, इतना एटलीस्ट आप लिख देना कि भाई मीडियन है तो मीडियन बेस बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब बीडी और डीसी इक्वल होगा। अब अगर ये दोनों लेंथ इक्वल हैं तो टोटल बीसी जो होगा वो इसका डबल ही तो होगा। भाई मैं कहूँ ये 50-50 है तो टोटल क्या होगा 100, तो ये जो बीसी है वो ट्वाइस होगा ना इस वाली लेंथ का, समझ रहे हो। ऐसी ये वाली जो साइड है दो पार्ट में इक्वल है तो टोटल साइड क्या होगा, इसका डबल होगा ना, तो वही लिखा है। 2 से 2 कट गया, तो यहां से देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम मिल गया। क्या ये छोटे ट्राइंगल की साइड है और एंगल बी और एंगल क्यू तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। देखो ये वाला बी और क्यू तो इक्वल है गिवन में, तो क्या साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी डी, यानी ये ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा किसके, पी क्यू एम के, किसके, पी क्यू एम के। और अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड के रेशियो लिख सकते हो, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, और हमें जो चाहिए वो लिख लेते हैं। हमें चाहिए एडी, एडी कब आएगा, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे और यहां पे फर्स्ट और थर्ड पीएम है, तो एडी अपॉन पीएम, तो साइड के रेशियो लिख दिया और इससे हमारा आंसर आ गया। आया समझ में। तो इसका मतलब ये कि हमें सिमिलरिटी पे फोकस करना है। आप देख पा रहे हो सिमिलरिटी क्वेश्चंस दोनों ही थे यहाँ पे, समझ में आ गया तो नोट कर ले इसको। अब 24 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या क्या है। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एंगल बी हमारा 90 है और एडी यहां पे है 23,
ये है 23, ए बी हमारा 29 है, डीएस हमारा 5 है और रेडियस आर निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर रेडियस निकालना, देखो ये तो 90 गिवन है, हमें पता है ये रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 बनाता है, तो ये भी 90 हो गए। किसी क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90 है तो जाहिर सी बात है चौथा भी 90 होगा। तो क्या ये एक स्क्वायर बन गया? क्योंकि चारों एंगल या तो रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं या स्क्वायर में, लेकिन यहां पे अगल बगल वाली साइड भी रेडियस यानी बराबर है। तो अगर रेक्टेंगल की अगल बगल, मतलब ये अगर रेक्टेंगल है मान लो, तो अगर ये साइड और ये साइड भी बराबर हो गई तो वो तो फिर स्क्वायर बन गया ना। तो इसका मतलब रेडियस जो है वो कहीं ना कहीं, अगर आपने बीपी निकाल लिया तो आपका आ जाएगा, क्योंकि बीपी इस स्क्वायर की एक साइड है और ये सारी चीजें इक्वल होंगी। चलो स्क्वायर की बात बाद में कर लेंगे, पहले हम इस बीपी को निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे आएगा वो समझते हैं। देखो अगर यहां पे ये ds गिवन है तो ds और dr इक्वल होगा ना, ds और dr तो इक्वल होगा, तो यानी ds कितना आ जाएगा 5। क्यों होगा पता है? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, इस बेसिस पे ये 5 होगा। तो अगर ds 5 है और dr 5 है, मतलब dr हमारा कहीं ना कहीं कितना आ गया 5 आ गया, और अगर dr 5 है तो अगर मैं बोलूं ar बताओ कितना होगा, तो एक बताओ, पूरा है 23 और dr है यहां पे 5, तो 23 में से 5 अगर माइनस करोगे तो क्या 18 आ जाएगा। तो क्या हमारा अगर ar 18 आ गया तो AQ कितना आएगा? तो AQ जो है क्या वो AR के इक्वल होगा, यानी वो भी 18 आ जाएगा। अच्छा क्यों इक्वल है? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो अगर AQ 18 है, अगर ये 18 है और पूरा 29 है, तो BQ कितना होगा? BQ कितना होगा? 29 से 18 माइनस कर दो तो क्या 11 आ जाएगा, और BQ और BP इक्वल होंगे तो वो भी 11, तो रेडियस फाइनली कितनी आ जाएगी 11। अब ये मैं बता देता हूं फिर से कि ये इक्वल क्यों हुआ। देखो पहली बात तो ये कि ये 3 एंगल 90 हो गए, चौथा एंगल 90 है, तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल तो बन ही गया ना, 4 एंगल 90 मतलब रेक्टेंगल। लेकिन यहां पे अगल बगल वाली साइड इक्वल है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल जो है OPBQ इज अ स्क्वायर। कैसा है? स्क्वायर है, और स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है ना, तो अगर ये R है, ये R है, ये R होगा, ये भी R होगा, सब R ही होगा ना। तो अगर ये R है और ये हमारा 11 आया था बीपी, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो स्क्वायर होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखो साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0, और हमें फिर कुछ ये फाइंड आउट करना है। तो साइन ए माइनस कॉस ए अगर 0 है तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए। और साइन ए और कॉस ए कब इक्वल होता है, किस एंगल पे इक्वल होता है बताओ? क्या एंगल ए जो है वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 डिग्री पे ही साइन ए और कॉस ए की वैल्यू इक्वल होती है, समझ रहे हो? तो साइन ए कॉस ए इक्वल होता है 45 डिग्री पे, तो यहां पे ए की वैल्यू 45 पुट कर दो, तो 2 tan स्क्वायर ए की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 1, यही तो आएगा। तो 2 इंटू tan 45 के लिए 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक 45 होता है कितना √2, तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 1, तो ये 2 आ गया प्लस का 1/2 आ गया प्लस का 1, तो 2 यहां पे एलसीएम लिया तो 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 2, तो 7/2 आ गया है इसमें। तो सिंपल था क्वेश्चन ये वाला। तो उम्मीद करता हूँ इस सेक्शन भी आपको समझ में आया हो अच्छे से, तो इसको नोट कर लें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।